नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चार का चक्रव्यूह में आज बात करने जा रहे हैं साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव की। जहां एक ओर अमेरिका अपने पूर्व एशिया के सहयोगियों के साथ खड़ा दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन उन पर धाक जमाने, दबाव बनाने और उन पर अपना झंडा फहराने के फिराक में लगा है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका कुछ कमजोर पड़ा है, तो चीन ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। बीजिंग दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर चीन और अमेरिका के रिश्तों को ठीक रखना है तो अमेरिका को ताइवान का मुद्दा ठीक से संभालना होगा। या यूं कहें कि चीन ने दबी जुबान में अमेरिका को ताइवान पर कब्जे की धमकी दे दी है। इस बीच अमेरिकी सेना के एक्शन पर चीन ने ऐतराज जताया है। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिका ने उत्तर कोरिया, फिलीपींस और जापान के साथ मिलकर बालिकातन सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। इस दौरान फिलीपींस के लुजान द्वीप से एक टॉमहॉक मिसाइल फायर की गई। बताया गया कि मिसाइल वर्टिकल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम से दागी गई थी। इस पर चीन ने ऐतराज जताया। खबर है कि ताइवान के खिलाफ कदम उठाते हुए चीन ने जहां एक ताइवान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड करने में लग गया है। साफ है कि पूर्वी एशिया के मुद्दे पर दुनिया की दो सुपर पावर सामने आ सकती हैं। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, मेहमान भी साथ होंगे। सवाल यह है कि क्या दक्षिण पूर्वी एशियाई में चीन अमेरिका के बीच तनाव महायुद्ध का रूप ले सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या ताइवान को कब्जा करने में अब चीन को बहुत वक्त नहीं लगेगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कर्नल सुशील पठानिया, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर विराट मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ पंकज श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार प्रियंका यादव, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तस्वीरें आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। साउथ चाइना सी में किस तरह से जहाज तैनाती पर हैं और साथ ही साथ यहां पर तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन की कोशिश यह है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका को कमजोर करके ताइवान की तरफ बढ़े। रक्षा जानकार यह भी बताते हैं कि चीन की कोशिश है कि अगले 1 से 2 साल में वो किसी तरह ताइवान को अपने कब्जे में ले ले। और जिस हिसाब से चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई है, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो तकनीक के मामले में हो, फिर वो क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में हो, चीन लगातार अमेरिका को आंखें भी दिखा रहा है और अमेरिका से आगे भी जा रहा है। साउथ चाइना सी में दिक्कत यह है कि इस वक्त ईरान में फंसा हुआ अमेरिका साउथ चाइना सी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ईरान के साथ उलझा हुआ है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा फोकस दूसरी तरफ नहीं है। बातचीत के लिए कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ पंकज श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, विदेश मामलों के जानकार प्रियंका यादव जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रशिया से हमारे साथ लाइव होंगी। सबसे पहला सवाल मैं कर्नल सुशील पठानिया जी से लेना चाहूंगा। साउथ चाइना सी में क्या डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं बीजिंग के ट्रंप के दौरे पर, अगर हम नजर डालें तो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति हैं जो फायदे के लिए अगर ताइवान पर वॉकओवर देना हुआ चाइना को, या फिर उनको थोड़ा सा लूज एंड देना हुआ, तो वो हिचकेंगे नहीं अगर से अमेरिका को फायदा हो रहा हो तो। ये जहां तक अमेरिका का सवाल है और ट्रंप का सवाल है, वो एक जहां तक ताइवान को एक उन्होंने जानबूझ के एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखी हुई है, जिसके अंदर वो आउटवर्डली ताइवान को सपोर्ट तो करते हैं, उनको वेपन भी दे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड फोरम में उसको मानते नहीं है एज सेपरेट कंट्री। अभी जहां तक शी जिनपिंग का सवाल है, वो ये चाहते हैं कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान उनका हिस्सा है, उसको काबू में करेंगे जब भी होता है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ताइवान है क्या चीज।
देखिए, ताइवान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन, ये मान के चलिए कि 2.5 करोड़ के करीब है। और उसका जो एरिया है वो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब उसका एरिया है। अभी इस पॉपुलेशन को आप कैसे काबू में कर सकते हैं? स्टेट ऑफ ताइवान जो है वो यूएसए, चाइना की कोस्ट लाइन से 140 किलोमीटर के करीब है। तो वहां पे इनको अगर उसको कैप्चर करना है, चाइना के साथ मिलाना है, तो उनके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो वो एम्फीबियस लैंडिंग करे, कि शिप के साथ वहां पे जाए, उनके जो एक कोस्टल एरिया में वहां पे उतरे और वहां से ग्राउंड इन्वेजन शुरू करे, या दूसरा उनके पास है कि वो वर्टिकल एनवेलपमेंट के लिए जाए, कि एयर को यूज करते हुए अपनी ट्रूप्स वहां पे उतारे। और इसकी अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे ताइवान की, और जो 2.3 मिलियन या 2.5 करोड़ के करीब जो लोग हैं, वो चाइना के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, वो उनके साथ लड़ेंगे। और ये एक जंजाल सा बन जाएगा, क्योंकि ये तो मानने वाली बात है कि अगर चाइना ने ये दुस्साहस किया है कि बाई फोर्स वो ताइवान को कैप्चर करेंगे, तो अमेरिका और जापान और फिलीपीन जो कंट्रीज हैं वो सब चाइना के अगेंस्ट चली जाएंगी। और उसके बाद अमेरिका क्या करेगा कि इनकी जो स्टेट ऑफ मलाक्का के अंदर वो एक ब्लॉकेट कर देंगे, जहां से चाइना के एनर्जी और बाकी सामान जाता है 80% और 50% के एक्सटेंट तक। और चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएंगी। तो मेरे को नहीं लगता है कि 2027 या 28 तक जो शी जिनपिंग अपना मिशन लेके चल रहे हैं, और ईरान का इस समय जो वेस्ट एशिया में वॉर हो रहा है, उसके मद्देनजर वो किस किस्म की हिम्मत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मान लीजिए इन्वेजन कर भी जाते हैं, तो वहां पे फिर अर्बन वॉरफेयर शुरू हो जाएगा, जिसको हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं। और उसके अंदर भी चाइना टिक नहीं पाएगा, क्योंकि 160 या 140 किलोमीटर सी के थ्रू उनको अपनी ट्रुप्स को मेंटेन करना पड़ेगा, उनको इक्विप करना पड़ेगा, उनको वेपन और जो पूरी सप्लाई है एम्यूनिशन की वो करनी पड़ेगी। तो बहुत ही मुश्किल सा काम है, और मेरे को नहीं लगता है कि शी जिनपिंग अपने टेन्योर के अंदर वो कोशिश तो करेंगे, उनका स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी आ रहे हैं, बट अटैकिंग ताइवान एंड कैप्चरिंग इट, होल्डिंग इट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स बियॉन्ड चाइना एट द मोमेंट। हाँ, वो बात अलग है कि अगर यूएसए और जापान या फिलीपीन, इंडोनेशिया जो कंट्रीज हैं जिनके साथ इनका लड़ाई चल रही है, वो अगर एकजुट हो जाते हैं, और स्टेट ऑफ मलाइका जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल वेपन है अमेरिका के पास, और उसको यूज करने से मतलब है कि चाइना की तबाही हो जाएगी। इनके पास इतनी सैंक्शन लग जाएंगी देशों की कि इनकी अपनी जो इकोनॉमी है वो 20 से 25%, जो जीडीपी है वो नीचे चली जाएगी। तो क्या चाइना इतना बड़ा रिस्क लेगा? ये नहीं सोच का सर, विषय लेकिन है। लेकिन आज की तारीख में चाइना को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं। दुनिया का 90 to 95% क्रिटिकल अर्थ मिनरल को रिफाइन चाइना करता अकेले। आज की तारीख में वो अभी इसने थोड़े दिन पहले टैरिफ वॉर में अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद किया था, या एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस लगाए थे, पाबंदियां लगाई थी। अमेरिका के पसीने छूटने लगे। ट्रंप G2 की बात करें, G2 अमेरिका और चाइना। अमेरिका के पास ऑयल कंट्रोल है और चाइना के पास क्रिटिकल अर्थ मिनरल का कंट्रोल है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम एकदम से नजरअंदाज कर दें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी बगैर क्रिटिकल अर्थ मिनरल के। एक एक चिप को बनाने में 16-17 मिनरल्स लगते हैं, उनका कंपोनेंट लगता है। तो ये कह देना आउटराइटली कि भाई चाइना को के पास अभी ये ऑप्शन नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं होता हुआ दिख रहा हूँ। बाकी आपकी जो बात है, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक सवाल और ऐड करूं कि आप कह रहे हैं कि चाइना इस स्थिति में नहीं है फिलहाल, लेकिन जहां तक चाइना का लक्ष्य है कि 2028 तक इसको पूरा करना चाहता है। देखिए, इसमें भी बड़े स्कूल ऑफ थॉट है। अगर ताइवान की बात करें, वो जो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं वहां पे, वो भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सब्जेक्ट है पूरी दुनिया के लिए। 55 या 78% के करीब वो पहुंच चुके हैं। तो दूसरी बड़ी बात है कि क्या चाइना इतना बड़ा रिस्क लेगा? देखिए, वन चाइना पॉलिसी ठीक है, बट एक छोटे से आइलैंड के लिए कैन दे टेक दैट मच ऑफ रिस्क एज रिगार्ड इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ चाइना इज कंसर्न? उसमें मैं आपसे एग्री करता हूं, वो आप जो भी बोल रहे हैं वो तथ्य है और सही तथ्य हैं। जी लेकिन हम एक वॉर की बात कर रहे हैं, जो जैसे अभी ईरान में चला था। आपने देखा यूक्रेन में रशिया के साथ क्या था उनका, 4 साल से लड़ाई चल रही है। जी आपने ये भी देखा होगा कि हमास जो उसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी गाजा स्ट्रिप की, वो तकरीबन 22 लाख थी। और यहां हम बात कर रहे हैं 2.3 करोड़ पीपल।
एंड दे ऑल आर कमिटेड कि अगर हमें चाइना अटैक करता है तो हम उसको पूरी तरह से उसके साथ लड़ेंगे। उनकी जो रिजर्व है उसको ट्रेन किया जा रहा है, वहां पे जो कंस्क्रिप्शन होता है वो किया जा रहा है। एंड उन ताइवान इज लाइक ए पॉर्क्यूपाइन, और इनके पास इतना असला यूएसए ने दे दिया है इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, अब्राम टैंक्स एंड सो ऑन। जी इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी फॉर चाइना। तो भी उनको वेट ऑन करना पड़ेगा कि भाई इसमें मेरे को डिविडेंड क्या मिलेंगे। तो सारी चीजें वे करने के बाद दैट इज द रीजन कि ताइवान शी जिनपिंग 2012 में आए थे, अभी 14 साल हो गए हैं, अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। जी, आप कह रहे हैं कि क्या चीन एक वॉर लड़ सकता है साउथ चाइना से? मेजर साहब, आपकी क्या राय? फिर मैं पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेजर साहब। जी, मेरा नाम विराट है, मेजर विराट। जी जी। विवेक जी, ऐसा है कि देखिए, ताइवान जो है ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन है चाइना की, उसके करीब ये सिचुएटेड है। और आपको एक बात बताऊं, ताइवान कई बार जा चुका हूं मैं। वहां की जो युवा पीढ़ी है वो हटना चाहती है, चीन से नहीं मिलना चाहती है। जो पुरानी पीढ़ी थी वो तो उनके करीब मानी जाती है, जो चाइनीज है। पर जो नई पीढ़ी है ताइवान की, वो चाइना को अपना नहीं मानती, वो अपनी अलग आइडेंटिटी फोर्ज कर रही है। और आपको एक चीज बताऊं कि कहीं ना कहीं ताइवान जो है वो एक तरीके से जो एक्सेस है चीन का पैसिफिक ओशन की तरफ, उसको कहीं ना कहीं इनहिबिट करता है, रोकता है। तो चाइना हर तरीके से चाहेगा कि ताइवान को अपने पाले में ले ले, चाहे वो हमले से हो और चाहे वो बातचीत के थ्रू हो और चाहे वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें निगोशिएशन के थ्रू हो, जैसे हांगकांग में हुआ, जैसे बाकी जगहों पे है। वन चाइना पॉलिसी चाइना के लिए बहुत ही अहम है। तो मुझे ये लगता है, और अगले साल देखिए पीएलए के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो मुझे ये बिल्कुल ही पक्की बात लगती है कि चाइना ताइवान को अपने में मिलाने की पूरी कोशिश करेगा और मिलिटरीली भी वो एक्ट कर सकता है। इनका एक पैक्ट हुआ था 1979 का, ताइवान रिलेशंस एक्ट। अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं इनको एक तरीके की गारंटी दी हुई है कि अगर फोर्स का इस्तेमाल होता है, जबरदस्ती की जाती है और चीन हमला करता है ताइवान के ऊपर, तो यूएस उसके एड में आ सकता है। और दूसरी चीज, उनको बहुत सारा हथियार, जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे, सप्लाई किया हुआ है। देखिए, मेरा ये मानना है कि चीन पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इनको मिलाया जाए। वो रीयूनिफिकेशन चाहता है, बिल्कुल बराबरी से चाहता है कि इनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। और देखिए, इनका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, एक अनफिनिश्ड सिविल वॉर जिसे हम कहें, वो रही है। चांग काई शेक भाग के यहाँ पे आए थे चीन से, और यहाँ पे उन्होंने ताइवान में पूरा सब अपना एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट को। तब से इन लोग के बीच में ये लड़ाई झगड़ा जारी है। पर जो युवा है ताइवान का, वो नहीं चाहता किसी भी तरीके से चीन में मिलना। और ये कहीं ना कहीं चीन की जो नेशनल प्राइड है उसको भी हर्ट करता है, उसको भी कहीं ना कहीं। देखिए, आइलैंड तो है, पर ऐसा भी आइलैंड नहीं है जिसका खुद का कोई वजूद ना हो। जो इनकी कंपनी है टीएसएमसी, जो एडवांस चिप्स बनाती है बिल्कुल। ताइवान में, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और बहुत एडवांस देश है ये। इनका अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो चीन से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। तो कहीं ना कहीं चीन पूरी तरीके से चाहता है कि इनको अपने कब्जे में ले। और जैसा कि मैंने कहा कि 100 साल पूरे होने वाले हैं पीएलए के, और शी जिनपिंग खुद भी अपने आप को इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहेंगे, वो इस जी, पूरे मामले को खत्म करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगले साल या उसके आने वाले कुछ और दो समय में इंपॉर्टेंट है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात शी जिनपिंग लगातार कहते रहे हैं कि जब चाइना के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब हम ये लक्ष्य हासिल करेंगे। ये बात वो लगातार चर्चा भी करते रहे हैं, और अभी हालात कुछ इस तरीके के हैं। लेकिन आपने जो कहा कि ताइवान ऐसा नहीं है कि वो सड़क छाप कोई पाकिस्तान टाइप कोई मुल्क हो। ताइवान इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, और टीएसएमसी वाकई आपने सही कहा कि बहुत पावरफुल कंपनी है, जो वहाँ पर बड़े पैमाने पर बहुत हाईटेक और बहुत अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर्स बनाती है। इवन तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर भी किया था कि भाई आप 50% उत्पादन वहां करो, 50% हमारे यहाँ लेते हो, हम आपको बहुत सारी रियायतें देंगे, जिस पर कि ताइवान ने मना कर दिया और ट्रंप उससे नाराज भी हुए थे। पंकज श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? और हमारे साथ इस वक्त रशिया से प्रियंका जी भी जुड़ रही हैं। प्रियंका यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको? जी देखिए, ये चीन का जो एक बेसिक फॉर्म फॉर्म क्या बोलते हैं उसे, एक फॉर्मूला बना रखा उसने 2027 से 2047 तक, ताइवान से शुरू करके वो रिंग ऑफ फायर जिसे आप बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, वो एक एक करके सबको अपने जद में लेता जाएगा। और उसकी जद में भारत का अरुणाचल प्रदेश और भारत का लद्दाख भी आता है।
वो भी 2000 भारत के लिए उसने 2030 से 2035 या 37 का समय रखा है। तो शुरुआत ताइवान से ही होगी उसकी। लेकिन ये जो जैसे यूक्रेन के केस में हुआ कि रशिया का जो विरोध है वो अमेरिका ने खुल के नहीं किया, नाटो कंट्रीज ने नहीं किया। इसके पीछे वजह यह है कि यूक्रेन दुनिया को कुछ देता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम ताइवान की बात देखें, आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स और जो ये चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स, ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली हैं पूरी दुनिया की। चाहे वो आप मेडिकल में एडवांसमेंट देख रहे हैं, स्पेस साइंस में देखें, या साइंस में देखें, या ट्रांसपोर्टेशन में देखें, किसी बिल्कुल। भी फील्ड में। तो ये जो टीएसएमसी की भी बात हो रही थी, टीएसएमसी को बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है, कुछ हाथ साउथ कोरिया का भी रहा है। और यहाँ पर अमेरिका क्यों तैयार करवा रहा है ये चिप्स जो है, क्योंकि ये जो इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स तो लगते ही हैं, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज भी लगते हैं। अमेरिका में क्या है कि अगर ये सब तैयार करेगा तो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर सवाल उठ जाएंगे, आप इतने वाटर रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। तो वो ताइवान में ये बनाना शुरू किया इन्होंने, और इसी वजह से अमेरिका जो है ताइवान का साथ छोड़ नहीं सकता है, न चाहते हुए भी। हालांकि अगर हम देखें अमेरिका का इतिहास, तो उसने लीबिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इन सारे देशों पर उसने अचानक कब्जा किया और फिर वहां तहस नहस करके एक डॉलरम वाली स्थिति में छोड़ के इन देशों को बाहर निकल गया। ये अमेरिका का इतिहास रहा है। और अमेरिका कभी भी कोई वादा करता नहीं है, और करता है तो उसे निभाता भी नहीं है। भारत ने भी एक समय में देखा हुआ है अमेरिका के ऊपर भरोसा करके। इसीलिए हम लोग पहले, क्योंकि नेहरू के समय में हम लोग पहले अमेरिका परस्त होते थे, बाद में हम लोग रशिया के उसमें पाले में आ गए। इसी वजह से अमेरिका से कोई एक घटना घटी थी, कोई एक युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया था। तो अमेरिका की ये फितरत है। और यहाँ देखिए चाइना जो है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब बीजिंग में पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो शी जिनपिंग एयरपोर्ट में मिलने नहीं आए थे। वो मिलने इसलिए नहीं आए थे, प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया था। लेकिन दरअसल में ये प्रोटोकॉल वाली बात कही जरूर गई थी। ये प्रोटोकॉल कई मौकों पर शी जिनपिंग ने खुद तोड़ा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त रुख दिखाना चाहते थे, क्योंकि अब शी जिनपिंग ये जान गए हैं कि अमेरिका चाहे जितना भी ताकतवर है, वो चीन से सीधी जंग नहीं लड़ सकता। आज की तारीख में 79 पनडुब्बियां हैं चाइनीज नेवी में। अगर आप फ्रिगेट्स और इन सब की चीजें वो देखें, वॉरशिप्स देखें, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके पास, चाइनीज के पास। तो अगर आप नंबर्स में देखें तो नेवी इनकी सबसे स्ट्रांग है। अगर आप आर्मी की संख्या देखें तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है चाइनीज। और अमेरिका चीन लड़ने नहीं जाएगा। अगर जंग होती है तो अमेरिका को चीन के पास आना पड़ेगा। आप अपनी धरती से तो जंग अच्छे से लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे की धरती पर सब कुछ स्टेशन बना करके फिर वहां से लड़ना, वो उतना आपको फ्रूटफुल नहीं रहता। आपके सामने चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। लेकिन इधर एक तरफ चाइना जो है अड़ा हुआ है कि हम ताइवान को लेके रहेंगे, हाँ। वहीं दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा मतलब फ्री की माइंडेड प्रेसिडेंट है, इनके साथ इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। अब वैसे भी अगर बाइडेन के जमाने में देखें, ओबामा के जमाने में देखें, बिल क्लिंटन के जमाने में देखें, तो अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट है कि वो ताइवान का साथ चीन के खिलाफ देगा, क्योंकि ताइवान ही जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो अमेरिका को दे रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन को आगे बढ़ने से पहले रोकने के लिए सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में डेनमार्क की कंपनीज जहां लिथोग्राफिक मशीन्स बनती हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि आप चाइना को अपनी कोई भी मशीन्स या इंजीनियर्स नहीं देंगे। तो चाइना जो है माफ कीजिएगा, 7 नैनोमीटर से नीचे के कम के जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो अभी नहीं बना पा रहा है। कोशिश कर रहा है वो 5 और 4 नैनोमीटर्स के सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। जितने नैनोमीटर्स में कम होगा ये सेमीकंडक्टर, उतना ही फास्ट एक्शन लिया जाएगा। एक्शन बड़ा ही प्रॉम्प्ट लिए जाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आपके साउथ कोरिया के पास भी है और ये ताइवान के पास है। और यहां पर जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका ने चीन की यात्रा करके ये प्रूव कर दिया है कि हम इस समय चाइना के सामने थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, झुक रहे हैं। और इसी का जो एक नाजायज फायदा है चाइना उठा रहा है। चाइना में देखिए, मैं वहां रह चुका हूं, मैंने 8 साल वहां सरकारी रेडियो में काम किया है बतौर जर्नलिस्ट। अच्छा। इससे मैं इनकी नस नस को, मैं अगर कहूं नस नस को जानता हूं, तो ये गलत नहीं मत होगा। समझिएगा इसे। इन चीनियों का जो है, ये कहते कुछ है करते कुछ है इंटरनेशनल उसमें।
लेवल पर आकर के। आपको याद होगा कि फिलीपींस का एक आइलैंड है सेकंड थॉमस शॉल, इसके ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, वहां पर अपना मिलिट्री बेस बना लिया। फिलीपींस से ये मामला लेकर के द हेग के कोर्ट में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में गया था, और वहां पर फैसला चाइना के खिलाफ हुआ, लेकिन चाइना इस फैसले को नहीं मानता है। चाइना अब माइट इज राइट वाले मोड पर उतर आया है। तो अगर ताइवान को लेकर के, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर चाइना का साथ मांग रहे हैं, चाइना बदले में सौदा कर रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर आप पीछे हट जाइए, और डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, पीछे हट नहीं सकते। अब ये जो है, इस जंक्चर पर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए खासकर, कि अगर चाइना हमला करता है तो अमेरिका पीछे हटेगा नहीं हटेगा, और चाइना हमला करता है या नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि चाइना जो है उसके एयर स्पेस को कई बार इंट्रूड कर चुका है ताइवान के, लेकिन अभी तक हमला नहीं कर पाया वो। अगर हमला करना होता तो अब तक कर चुका होता। जितना मैं इन चीनियों को जानता हूं, उस लिहाज से चीनी जो है गीदड़ भभकी ज्यादा देते हैं, असल हमला कम करते हैं। आपको याद होगा 1979 में नॉर्थ वियतनाम से इनका लड़ाई हो गया था, वियतनाम से लड़ाई हो गई थी, नॉर्दर्न वियतनाम पर चाइनीज ने कब्जा कर दिया था जी। तो वियतनामी सैनिकों ने मार के बुरी तरह भगाया था। उसके बाद से आज तक ये वियतनाम का रुख नहीं करते चीनी लोग। वो अलग बात है, स्प्रैटले आइलैंड पर इन्होंने कब्जा जमा रखा है, जो कि वियतनाम का है। पार्सले आइलैंड, पार्सल आइलैंड और ये स्प्रैटले आइलैंड्स, इन पर कब्जा जमा रखा है। यहां वियतनाम कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन वियतनामी लैंड पर चाइना ने 1979 के बाद से रुख करके देखा नहीं, क्योंकि ये चाइना के वश की बात नहीं है, वियतनामी मार के भगा देंगे इन्हें। तो चाइनीज जो है, और ये भी जानते हैं चाइनीज कि अगर अभी हम जंग लड़ेंगे तो हमारा हश्र भी रशिया जैसा हो जाएगा, हमारा हश्र भी ईरान जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप तरक्की और निर्माण का काम तो कई वर्षों में, कई डेकेड्स में करते हैं, लेकिन जब वॉर होता है, जंग होती है, तो डिस्ट्रक्शन फिर और तबाही तो बहुत चंद चंद सारा चंद कुछ चंद लम्हों में हो जाती है। तबाही सेकंड्स में हो जाती है जी, बिल्कुल। तबाही सेकंड्स में हो जाती है। तो चाइनीज जो है वो कंस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं, वो अपने आप को अभी बड़ा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझे आपसे बात सहमत हूं मैं कि अभी फिलहाल वो शायद ताइवान की तरफ ना जाएं क्योंकि अमेरिका की बैकिंग है। प्रियंका जी का क्या इसमें मानना है? प्रियंका जी के पास जा रहा हूं, चूंकि बीजिंग दौरे पर ट्रंप हैं, जाहिर सी बात है ताइवान को लेकर भी बातचीत हुई होगी, ईरान को लेकर भी बातचीत हुई होगी, तो क्या इसमें बाटर हो सकता है ट्रंप और जिनपिंग के बीच में? नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। माफी चाहूंगी थोड़ा डिले होने के लिए। कोई बात नहीं। देखिए विवेक जी, ये जो टॉपिक है टॉम हॉक का और डिस्कशन का, ये इनका जो वेपन है, ये रेथियोन नाम की कंपनी बनाती है, और ये जो वेपन है इनका, ये इन्होंने अपनी सारी मेजर वॉर्स में उतारा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उतारा है। चाहे वो इराक हो गया, ईरान हो, हाल फिलहाल में ईरान में भी आईआरजीसी के अगेंस्ट इन्होंने इसको यूज किया है, और इन्होंने इससे पहले इसको सीरिया, लीबिया, युगोस्लाविया, जितनी भी मेजर अमेरिकन वॉर्स रही है उनमें सब में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको उतारा है, और जितनी भी बार इसको उतारा है इसने बहुत अच्छा काम परफॉर्म भी किया है, और इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, इसके फीचर डेवलपमेंट इसके साथ साथ आगे बढ़ते रहे हैं। और इसको इन्होंने बोला था, जेलेंस्की ने बोला था कि इसको यूक्रेन में भी डिप्लॉय किया जाए रशिया के अगेंस्ट। जितनी भी बार फिर इसने इसको जापान में डिप्लॉय किया गया था, जो कि इसको डायरेक्टली शंघाई, बीजिंग और रशिया के फार ईस्ट की रीच में लाता था। तो जितनी भी बार इन्होंने इसको डिप्लॉय किया है रशिया के करीब, चाइना के करीब, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि अगर इसको आप डिप्लॉय करते हैं तो ये आउट ऑफ द लिमिट, ये लिमिट क्रॉस चीज मानी जाएगी, और ये डायरेक्ट अटैक माना जाएगा। भले ही आप अटैक ना करें, डिप्लॉय करने से ही अटैक माना जाएगा। उनका ये कह देना इसको सेंसिटिव वेपन प्रूफ करता है। जब आपका ओपोनेंट, आपकी एनिमी इसको इस तरीके से कंसीडर करती है, तो इससे उसकी सीरियसनेस, उसकी सेंसिटिविटी और उसकी क्षमता को बढ़ाता है। यही चीज इन्होंने अभी मनीला में इसको डिप्लॉय करके की है, और इसकी इन्होंने हाल फिलहाल में 1000 प्लस इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई है प्रोडक्शन की। आईआरजीसी के ऊपर पहले इन्होंने अप्लाई करके दिखाया इनके नए फीचर्स को। नहीं, लेकिन ये तो टॉम हॉक मिसाइल की बात होगी। हमारी चर्चा मुझे लगता है थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या ताइवान को लेकर चीन को गो अहेड मिलेगा अमेरिका की तरफ से, और ताइवान को लेकर कोई कार्रवाई चाइना सोच रहा है?
ताइवान को लेकर चाइना अभी इस कंडीशन में नहीं है। मैं अभी अपने पैनलिस्ट से अग्री करती हूँ। चाइना अभी इस तरीके की किसी वॉर में जाना नहीं चाहता। चाइना देख रहा है दूसरी वॉर्स के थ्रू कि किस तरीके की स्ट्रैटेजीज लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके का जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता है। क्योंकि फिलहाल में एक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, क्वाड का वीक होना। क्वाड बहुत वीक हो गया है। इंडिया का जो अलायंस है रशिया के साथ ज्यादा मजबूत हो रहा है एज कंपेयर टू यूएस से। और हमने खुद रशिया को इनवाइट किया है इंडो पैसिफिक में। इंडिया ने खुद इनवाइट किया कि आप इंडो पैसिफिक में आए। इट्स अ मल्टीपोलर सिस्टम, मल्टीपोलर वर्ल्ड इन इंडो पैसिफिक ऑल्सो। तो रशिया को ये इनविटेशन देना और साथ में रेलॉस कर देना, जब आपने रेलॉस कर दिया तो इसका मतलब आपने एक्सेस दे दिया रशिया को जी। इंडो पैसिफिक में। और हाँ जी, और इंडो पैसिफिक में क्वाड में अगर हम देखें तो इस हिसाब से तो हमने रशिया को इनवाइट किया, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट दूसरे हिसाब से देखें तो वहां पर जो इस तभी ये लोग यहाँ पर फिलीपींस में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि क्योंकि इससे ये थोड़ी एंजाइटी है यूएस के लिए। बट इंडिया के लिए भी ये, इंडिया और रशिया के लिए भी ये है क्योंकि वहां पर जो 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 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, जैसे जापान है या ताइवान है या साउथ कोरिया है, ये सब तो प्रो अमेरिका कंट्रीज है ना। अब आप फिलीपींस को भी अपने साथ ले लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी प्रो अमेरिका है। तो हमारे लिए, हमारा तो इंडो पैसिफिक के मुद्दे में बेसिकली जो मेजर काउंटर है वो सिर्फ चाइना है। ताइवान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, जापान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, साउथ कोरिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। तो हमारा जो मेन टारगेट इज चाइना। तो उसकी जो जो डेट, उसको जो अगर हमें कुछ डेंट करना है तो वो सिर्फ क्वाड के थ्रू ही हो सकता है, नॉट थ्रू द रशिया इंडिया अलायंस। तो जी। आप रेलोस का बेनिफिट हमें मिडल ईस्ट में हो सकता है, रेलोस का बेनिफिट हमें और मींस मे बी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो सकता है। लेकिन रेलोस का जो एग्रीमेंट है वो हमें इंडो पैसिफिक में बेनिफिट नहीं देगा। इंडो पैसिफिक में जो हमारा बेनिफिट है वो क्वाड ही है। क्वाड, लेकिन अमेरिका के जब ये ट्रंप राष्ट्रपति बने, अपने सेकेंड रिजीम में आए, उसके बाद से क्वाड काफ़ी ठंडा पड़ गया है और उसमें वो एक्टिविटी नज़र नहीं आती। इसको लेकर इससे पहले जब बाइडेन के समय में क्वाड को लेकर बहुत ज़्यादा ऊर्जा, जोशो खरोश सब देखने को मिलता था, बहुत एक्सरसाइज हुआ करते थे। आज क्वाड यहाँ एक्सरसाइज कर रहा है, आज क्वाड वहाँ एक्सरसाइज कर रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, क्वाड के रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है। पिछले 1.5 साल से सब सन्नाटा पड़ा हो, बहुत कम खबरें हमने क्वाड को लेकर सुनी है। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे पूरी दुनिया में, और बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत सारी एक साथ नजर आ रही हैं। तो इस मुद्दे पर एक एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद वापस मिडिल ईस्ट के और हम साउथ चाइना सी पर बात करेंगे। कर्नल सुशील पठानिया जी, आपको क्या लगता है ये जो खबर इस वक्त आ रही है और ये जो डिप्लोमेटिक चर्निंग चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया में? देखिए, कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा तो हटूंगा आपके सवाल से। जहां तक चाइना की कैपेबिलिटी का सवाल है टू कॉन्कर ताइवान मिलिटरीली, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दे हैव द कैपेबिलिटी एंड दे कैन डू इट। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि 2.5 करोड़ के लोगों को कंटेन करना और उसके बाद वर्ल्ड के रिएक्शन को, बिकॉज जापान ने अपना जो डिफेंस बजट है 2 गुना बढ़ा दिया है कंसिडरिंग दिस, बिकॉज उनका जो सैनकाकू आइलैंड के ऊपर भी चाइना क्लेम कर रहा है। उसके बाद फिलीपीन के अंदर अमेरिका ने अपनी जो है 9 बेसेस बना रखी है वहां पे, जस्ट टू केटर फॉर दिस कंटीजेंसी। और अगर आप ये देखेंगे, इसके ऊपर इशू के ऊपर बहुत ज्यादा वॉर गेम्स हो चुकी हैं। इसमें नुकसान किस किस का होगा? देखिए, ताइवान का नुकसान होगा, जापान का नुकसान होगा, यूएसए का नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा वो होगा चाइना को। और इस समय चाइना में क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इनकी जो सबसे अगर ज्यादा किसी से ये डरते हैं तो वो लोग हैं। अगर लोगों के अंदर इनकी क्रेडिबिलिटी और इन्होंने अपनी जो ऑरा क्रिएट कर रखी है वो जब मिट्टी में मिल जाएगी तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा स्टेक है। टू माई माइंड दे विल नॉट टेक दिस चांस। और मेरी जो अपनी असेसमेंट है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने बड़ी खूबी से इसको मना कर दिया होगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस अमेरिका इज लिटिल वल्नरेबल एंड यू कैन अटैक द ताइवान, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया होगा। अभी जहां तक पुतिन की विजिट का सवाल है, देखिए
इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है इस समय वेस्ट एशिया का वॉर, जिसके अंदर हॉर्मस स्ट्रेट को ब्लॉक करके पूरी दुनिया में रिसेशन आ रहा है। तो पुतिन और शी जिनपिंग ये दोनों चाहते हैं कि इस बात का सोल्यूशन निकले। शी जिनपिंग ज्यादा चाहता है क्योंकि उसका एनर्जी सप्लाई इफेक्ट हो रही है। तो अभी अमेरिका ट्रंप की विजिट के बाद फौरन पुतिन का वहां पे पहुंचना, तो ये हम इंडिकेशन मान के चलें कि समथिंग मे हैपन इन द मिडिल ईस्ट एज पर द सोल्यूशन इज कंसर्न। लेकिन उसके लिए भी अमेरिका को कुछ चाहिए जिससे वो दिखा सके अपने लोगों को और अपनी कम्युनिटी को कि मैं यहां से विनर निकला हूं और लूजर नहीं। एट प्रेजेंट इफ देयर इज अ सीज फायर देन ईरान इज अ श्योर विनर, लेकिन वो होगा नहीं। और उससे अगर वो नहीं होता है इन दोनों के देशों के प्रयास के बावजूद भी, बिकॉज रशिया ने भी कहीं ना कहीं ऑफर किया था कि जहां तक आप यूरेनियम की बात करते हैं, आई विल टेक दैट गारंटी, आई विल टेक इट आउट फ्रॉम द ईरान। लेकिन उसमें कशमकश में चल रही है और अपनी अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपनी डिप्लोमेसी, वो दिख रही है दुनिया को। होपफुली थिंग्स विल गेट रिजॉल्व। बट ये चीजें मतलब एक विजिट के बाद पुतिन की विजिट होना, ये काफी कुछ दर्शाती है कि इश्यू जो है सीरियस है। ट्रेड ताइवान को अब एक साइड में रख दीजिए, लेट्स फोकस ऑन दिस इशू व्हिच इज ट्रबलिंग द एंटायर वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स ए डीप रिसेशन। और उसमें इंडिया भी अछूता नहीं है। बिल्कुल सही बात। क्या आप इससे सहमत हैं पंकज जी? इन बातों से क्या आप सहमत हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए, जैसा कि आपने ही बताया अभी कि 20 तारीख को पुतिन आ रहे हैं चाइना, तो यहाँ पर एक नई रणनीति बनने की भी संभावना है। क्योंकि अमेरिका से जो बातचीत हुई है वो पूरी दुनिया जान गई है कि टॉक्स हैव फेल्ड। कोई बातचीत सफल नहीं हुई है। जिस तरह से ट्रंप को ट्रीटमेंट दिया गया और जिस तरीके से उन्हें कोई पब्लिक मीटिंग वगैरह अरेंज नहीं की गई चाइना में, तो इस चीज को देखते हुए अब एक नई रणनीति बनेगी। और ये रणनीति युद्ध करने को लेकर के नहीं बनेगी, ये बात तय है। जो भी अभी ईरान और अमेरिका इसराइल का जो युद्ध चल रहा है, इस मामले को शांत करने के लिए ही रणनीति बनेगी। इसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि देखिए, दुनिया भर में तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इसका बोझ हर देश की सरकार ने अपने देश की जनता के ऊपर डाला है। कहीं 50% बढ़े, कहीं 37%, कहीं 42%, इतने तेल के दाम बढ़े हैं। तो इससे दुनिया भर के बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इंडिया में भी कल रात से वो तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि यहाँ बहुत ही मिनिमल बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर जो है, और अगर ये हॉर्मुज वाला मामला जो है अभी ज्यादा समय तक चलता है, अगर ब्लॉकेड हॉर्मुज जो है ये ज्यादा समय तक चलता है, तो आप समझ जाइए कि पूरा जो अगला साल है हमारा 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके ऊपर भी इसकी छाया देखने को मिलेगी। क्योंकि जितने देशों के पास ऑयल रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और जहां से ये लोग और कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं, एक जगह पर वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है, सऊदी अरब अमेरिका का एलाई है, और आप नाइजीरिया जो है उसकी कोई गिनती ही नहीं आती है। और ना ही बहुत बड़ी मात्रा में तेल भी नहीं निकलता वहां से। ठीक है, अच्छा, ठीक ठाक मात्रा में निकलता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा जितना यूएई, जितना माफ कीजिएगा, वेनेजुएला से निकलता है, ईरान से निकलता है, या सऊदी अरब से उतना तेल भी नहीं निकलता है। आप कहां से प्रोक्योर कर पाएंगे तेल? चाइना को तेल की सबसे ज्यादा जरूरत है। चाइना का तेल बिल्कुल। सबसे ज्यादा वेनेजुएला से आ रहा था, और फिर ईरान से भी आ रहा था। तो अब वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा हो गया। मैं वही कह रहा था सर कि जी डोनाल्ड ट्रंप G2 की बात कर रहे हैं ना। अमेरिका ऑयल कंट्रोल करता है और सेमीकंडक्टर्स के मामले में या क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चाइना की महारत है। तो दोनों मिलके एक तरह, ये तो खैर ये है कि अमेरिका की चौधराहट खत्म हो जाएगी, सुपर पावर की कि जो एक तरह से तख्त था वो उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये दो देश मिलके क्या एक साथ चल सकते हैं, दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं? या फिर आपने जैसा कहा कि चाइना की फितरत धोखे की रही है, वो साथ जा ही नहीं सकता। और अमेरिका भी चाइना के साथ नहीं जाएगा, ये बात भी तय है। और रूस और चाइना का जो अलायंस हुआ है ये भी मैरिज बाय फोर्स है, मैरिज बाय कंसेंट नहीं है। अगर आज पूरे वेस्टर्न पावर्स बोल दे रशिया को कि ठीक है हम आपको अपने साथ अलाई के तौर पर मिलाते हैं, तो आज रशिया जो है चाइना से अपने संबंध सारा तोड़ देगा। क्योंकि एक चीज आपको और बता दूं, जो शायद हमारे, जो मैंने अपने इंडियन मीडिया में तो अभी तक नहीं देखी, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी गंभीर है। चाइना जैसे बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ आकर के अवैध रूप से रह रहे हैं, वैसे ही साउथ रशिया में बहुत सारे चाइनीज जो हैं अपने कम्युनिस्टिक स्ट्रिक्ट रिजीम से तंग आकर के
साउथ रशिया में जाके रहने लगे हैं, और वहां पर ये लोग नकली फोन के सिम कार्ड्स बेचते हैं, ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं, क्राइम्स वहां पर होते हैं। रशियन लोग परेशान हैं इन चीनियों से, और वहां पर कोई सख्त पॉलिसी बन नहीं पा रही है। दूसरी तरफ ये जो चाइना का जो मामला है, चाइना जो ईरान से तेल ले रहा था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड की वजह से चीन को तेल पूरा मिल नहीं पा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीन के जो एक्सपोर्ट थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे, वो एक्सपोर्ट और महंगे हो जाएंगे, क्योंकि तेल अब उसे महंगा मिलेगा, तेल महंगा मिलेगा, प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। माफ कीजिएगा। तो इसकी वजह से जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में चाइना अपने प्रोडक्ट्स का एज ले रहा था, वो एज चाइना को नहीं मिलेगा। और अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका जो है अपने नाक को हाथ पीछे से घुमा करके पकड़ रहा है। वेनेजुएला पर जो कब्जा किया था वो चाइना के लिए किया था। ईरान से जो जंग लड़ा वो चाइना के लिए लड़ा, क्योंकि ये दोनों ही जो ऑयल रिसोर्सेज है, सस्ते ऑयल रिसोर्सेज, वो चाइना के ब्लॉकेट कर दिए जाए। क्योंकि चाइना अमेरिका ने जो पिछले 10 साल लगा दिया ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में, इसी बीच में चाइना ने अपनी न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, अपने प्रोडक्शन लाइन को मजबूत किया, अपने सप्लाई लाइन को मजबूत किया, बल्कि साउथ चाइना सी में, चाहे वो स्कॉर्बोरो आइलैंड हो, चाहे स्प्रेटले आइलैंड हो, चाहे सेकेंड थॉमस शॉल आइलैंड हो, चाहे पार्सले आइलैंड्स हो, इन सब ढेर सारे आइलैंड्स पर चाइना ने कब्जा करके अपने मिलिट्री बेसिस बना लिए, हैंगर्स बना लिए, वॉरशिप्स लगा दिए वहां पर, मिसाइल्स रख लिए। इंडिया के करीब भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया चाइना ने, इंडिया के बॉर्डर। चाइना का बेसिक एम ये है कि वर्ल्ड पावर के जो हेड है, उस पोस्ट से अमेरिका को हटा के वहां पर खुद जाके बैठ जाना। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दुनिया बदहाली की तरफ इस वजह से भी जाएगी, क्योंकि अमेरिका अगर रूल कर रहा है आज पूरी दुनिया पर, तो उसके पास थिंक टैंक्स जो है, उसके हर फील्ड के थिंक टैंक्स बड़े मेच्योर थिंक टैंक्स हैं। और चाइना के जो थिंक टैंक्स हैं, ये मुश्किल से 25 या 20 साल पुराने हैं। तो अभी इन्हें बाल्यावस्था वाले थिंक टैंक कहा जाएगा। और ये थिंक टैंक वर्ल्ड के जो अलग अलग तरह के सामने चैलेंजेस आते हैं वर्ल्ड के सामने, उससे जूझने में सक्षम नहीं है। तो अगर चाइना, अमेरिका जिस तरह से अभी दिख रहा है डाउन साइड में जा रहा है, और चाइना एकदम क्या बोलते हैं उसे आप, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, और गलती से भी अगर अमेरिका थोड़ा नीचे गया और चाइना उस जगह पर बैठ गया, मतलब टॉप पोजीशन पर, तो उसके बाद जो है चाइनीज थिंक टैंक पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन को संभालने में सक्षम नहीं है, नहीं होंगे, और वैक्यूम क्रिएट होगा। वो बंदर के हाथ में नारियल वाली स्थिति हो जाएगी। सीधी सी बात यही है। मतलब अल्लूने साहब, डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लूने साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अल्लूने साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेजर विराट का एक रिएक्शन लेते हैं, फिर ब्रह्मदीप जी आपके पास आते हैं। मेजर विराट, सवाल इस बात को लेकर, जैसा उन्होंने कहा कि भाई ये चाइना रशिया का फोर्सफुल, आप एक तरह से इस रिलेशनशिप को देख सकते हैं, ये रिलेशन बाय कॉन्सेंट नहीं है। तो अमेरिका चाइना का रिलेशनशिप भी तो वही है। ये बात अलग है 1979 में अमेरिका ने ही फंड किया, तब जाकर 1979 से रशिया, चाइना जो है वो राइज करना शुरू होता है। लेकिन ये रिलेशन जो डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं, जो 1 महीने तक गाली दे रहे थे, हर ईरान के युद्ध के हर दिन उन्होंने चाइना को गाली दी है, वहाँ की राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भला बुरा कहा है, तो ये भी तो रिलेशनशिप बाय फोर्सफुली रिलेशनशिप नजर आता है। फोर्सफुल से ज्यादा मैं इसको एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कहूंगा। रूस की मजबूरी है चीन का फिलहाल साथ देना, और अगर आपने इनके जो स्टेटमेंट्स देखे होंगे रूसी राष्ट्रपति के, तो वो लगातार कहते रहे कि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, और ताइवान के मुद्दे पर हम ये मानते हैं कि ये आंतरिक मुद्दा है चीन का, और ये एक हो जाना चाहिए, ताइवान और चीन को एक हो जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लगातार कहते रहे। तो देखिए, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, मजबूरी है, कहना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसमें कहीं ना कहीं चीन की तरफ से मदद मिल रही है रूस को। और उसके अलावा भी अगर ये जो अभी मीटिंग हुई है ट्रंप और शी जिनपिंग साहब की, इसमें भी आप देखेंगे कि सेंट्रलिटी जो थी वो कहीं ना कहीं ताइवान को लेके थी। ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल किया होगा। शी जिनपिंग ने कहा होगा कि ट्रंप आप पीछे हटिए और हमको ताइवान में अपने जो इनरोड्स हैं उसको बढ़ाने दीजिए, पर इस बात पे कहीं ना कहीं अग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, और इसीलिए किसी तरीके का कोई, आपने देखा होगा कोई जॉइंट स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं आया, कोई ऐसा ट्रूस की बात नहीं हुई कि नहीं ठीक है ये जंग खत्म होती है ईरान के साथ जो चल रही है। सिर्फ एक मीटिंग हुई, और वो भी आप देखिए 9 साल बाद ये मीटिंग हुई, पर उसका कोई बहुत फायदा नहीं हुआ अमेरिका को। और सेंट्रलिटी किसकी बढ़ गई? चीन की। पहले आए यहाँ पे चीन में चीनी राष्ट्रपति से मिलने ट्रंप, और अब आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं चीन का जो अपना स्टैंड, जो इमेज है दुनिया की नजरों में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
और धमकी भी एक तरीके से दी चीनी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ट्रम्प साहब, अगर आप ताइवान में बिना मतलब का आप इंटरफेरेंस बढ़ाएंगे तो हमारे जो संबंध है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं। उन्होंने ये शब्द बहुत ही क्लियरली यूज करा कि वी विल हैव क्लैशेस एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बात कही। और आपने देखा होगा दिसंबर 2025 में ताइवान का जो आइलैंड है उसके अगल बगल इन्होंने लाइव एक्सरसाइज, फायरिंग एक्सरसाइज भी करी है चीन ने, मिशन जस्टिस के नाम से। तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ फ्लूइड है। भारत के लिए भी अगर आप देखें तो ताइवान, गालवान के बाद से ताइवान को भारत ने ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है। हमारे जो बच्चे वहां पे पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके नंबर्स इंक्रीज कर दिए गए हैं। जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। भले ही हमारे इनके साथ, ताइवान के साथ डायरेक्ट संबंध ना हो, ऑफिशियल संबंध ना हो, पर अनऑफिशियली हमारी जो एम्बेसी, आप कह लीजिए एम्बेसी तो आप वहां पे काम नहीं करती, पर उसके अलावा भी हमारी जो इंडिया ताइपेई एसोसिएशन है वो काम कर रही है और लगभग एम्बेसी के ही तौर पे काम कर रही है। वीजा भी लगता है, सब सारी चीजें होती हैं भारतीय नागरिकों का। तो आप ये समझेंगे कि हमारे रिलेशन हमने और प्रगाढ़ की है ताइवान के साथ। और कहीं ना कहीं ये काउंटर बैलेंस है जो हरकतें चीन कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में और बाकी जगहों पे, तो हम ये एक तरीके का काउंटर बैलेंस बना रहे हैं। और इसी का आप ये देखेंगे आगे आने वाले समय में चीन लगातार भारत की जो स्टैंड है उसका विरोध भी करता रहा है, क्योंकि भारत ने बहुत सालों से ये बात नहीं कही है, वन चाइना पॉलिसी को रिअफर्म नहीं किया। पहले भारत ने कहा था कि वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करते हैं, पर अभी मेरे को लगता है लगभग 12-15 साल से भारत ने ये बात दोहराई नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज है चीन को कि हम उसकी इस तरीके की जो पॉलिसी है ताइवान को लेकर उसके साथ खड़े नहीं है। चाइना के बॉर्डर से जो भी देश सटे हुए हैं सब तो बॉर्डर डिस्प्यूट में हैं और विक्टिम है चाइना के। चाइना, जैसा कि कह रहे हैं पंकज जी कि चाइना अगर अमेरिका से ऊपर आ जाता है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की बात होगी, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ताइवान का है, क्या चीन की विस्तारवाद नीति का अगला शिकार ताइवान है? ब्रह्मदीप अलूनी जी। विवेक जी देखिए, ये जो दुनिया है अब आदर्शवादी कूटनीति के दौर लग गया है और अब बहुत यथार्थवादी समय आ गया है। और जब आप ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप अभी फिलहाल अमेरिका की नीतियां तय कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अमेरिका के हमेशा राष्ट्रपति रहेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद चीजें बदल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ताइवान जो है वो न केवल एशिया लेकिन अमेरिका की कूटनीति और रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि यदि आपको चीन को एशिया में ही केंद्रित रखना है तो आपको चीन को उलझा कर रखना पड़ेगा। और अमेरिका इस रणनीति में बेहद माहिर खिलाड़ी है। जैसे उसने रूस जैसे अपने प्रतिद्वंदी को बहुत खूबसूरती से यूक्रेन में उलझा दिया। और यही कारण है कि देखिए, आप जब से यूक्रेन में उलझा है तो रूस न तो मध्य पूर्व में कोई चुनौती पेश कर पा रहा है अमेरिका को, और न ही वेनेजुएला जैसे अपने दोस्त देश के राष्ट्रपति को भी अमेरिका से बचा पाया। तो अभी फिलहाल स्थितियां चाहे जितनी कठिन हो अमेरिका के लिए या माकूल भले ही नहीं हो, लेकिन यह समझ लेना कि ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए भी क्योंकि अमेरिका की जो रणनीति है, और वो रणनीति 10 या 20 सालों की नहीं है, वो रणनीति 100 या 200 सालों की होती है, जिसमें मध्य पूर्व के लिए, दक्षिण एशिया के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, उत्तर अफ्रीका के लिए, दक्षिण अफ्रीका के लिए अलग अलग तरीके से अमेरिका की रणनीति काम करती है। तो अभी न तो ट्रंप दबाव में है और न ही ट्रंप जल्दबाजी में है। वो इसलिए भी क्योंकि ट्रंप की जो अभी नीतियां हैं वो ऐसा लगता है कि रणनीतिक प्रतिबद्धताओं पर उनकी आर्थिक प्रतिबद्धताएं हावी हो गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस जो है वो कुछ कर ही नहीं रही है, या कि आप समझ लीजिए कि जो सीआईए वो चुप बैठा होगा, एफबीआई चुप बैठा होगा। अभी भी अमेरिका जो है वो पूरी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ना जानता है। और अमेरिका यदि इस रणनीति में फेल हो गया, यदि ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया मान लीजिए, या कि चीन जो है वो एशिया पर ही कब्जा करने में सफल हो गया, तो फिर अमेरिका के जो हित है वो खत्म हो जाएंगे। और डॉलर कूटनीति इतनी कमजोर नहीं है। बेशक चीन ने बहुत अच्छा मादा दिखाया, लेकिन डॉलर के मुकाबले युआन अभी भी बहुत पीछे। और जब तक आपकी जो मुद्रा है, मुद्रा विनिमय है, वो डॉलर के मुकाबले खड़ा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी देश अमेरिका की कभी बराबरी नहीं कर सकता। चीन इस समय अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अभी तो युआन को भारत जैसा पड़ोसी देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
तो फिर उसको अमेरिका कैसे स्वीकार करेगा? तो अभी जो दुनिया में मुद्रा भंडार समझ लीजिए, मुद्रा विनिमय समझ लीजिए, या लोगों के पास जो विदेशी मुद्राओं का भंडार है, वो तभी है जबकि आपके पास डॉलर है। और यदि आप डॉलर के बूते चलते हैं, फिर वो चाइना भी क्यों नहीं हो, तो यदि डॉलर के बूते चलते हैं तो फिर डॉलर मतलब अमेरिका मजबूत होता। इस कारण से अभी विवेक जी यह समझ लेना कि ताइवान को छोड़ देगा, अभी आक्रामक चीन हो सकता है, लेकिन चीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ताइवान पर हमला कर दे। और उसका उदाहरण भी हमने देखा था, जबकि 2-3 साल पहले नैन्सी जो है उनको बाकायदा धमकाया गया था चीन के द्वारा, लेकिन उनका जो हवाई जहाज वो न केवल ताइवान में उतरा, लेकिन ताइवान में भाषण देकर ही वापस लौटी। तो अभी अमेरिका को रोक लेना इतना आसान नहीं है। और वो ईरान से लेकर आपने ईरान में भी देख लिया, आप कहते हैं कि ईरान में चीन ने मदद की, ईरान की रूस ने मदद की। यदि ये मदद की तो उनके धर्मगुरु क्यों मारे गए, उनके सैन्य कमांडर क्यों मारे गए, उनके इतने संसाधनों को क्यों नष्ट कर दिया गया? देखिए, दुनिया में जो महाशक्तियां वो बेहतर तरीके से जानती है कि वो अपने आप को कैसे मजबूत रख सकती है, कैसे नियंत्रण और संतुलन स्थापित किया जा सकता है, और वो एक दूसरे के आड़े नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि चीन किसी प्रकार से अभी अमेरिका के आड़े आ पाएगा। जी, आप ये मानकर चल रहे हैं कि चीन अमेरिका के लिए आज की तारीख में कोई थ्रेट नहीं है। कर्नल सुशील, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आप इस बात पर अग्री करते हैं? देखिए, मैं टोटली एग्री करता हूँ। अभी यूएसए की पावर क्या है, उनकी तकरीबन 800 से लेके 1000 बेसेस है, परमानेंट एंड टेम्पररी। उनका जो ताकत है जियोपॉलिटिक्स दुनिया के किसी भी हिस्से में उसको इन्फ्लुएंस करने की, दैट इज फिनोमिनल। मेरे हिसाब से चाइना जो है बहुत कमजोर है अभी एज पर यूएसए इज कंसर्न, और उसको इस लेवल पे आने के लिए कम से कम 15 या 20 साल लगेंगे। और चाइना को ये भी पता है कि देखिए, इन्होंने अपनी जब 80 से पहले आप चले जाइए, क्या देश था ये। उसके बाद जब इन्होंने अपना ट्रेड बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने जो कमाई होती थी उसको वो वेपन पे लगाते थे। अभी अपने ये न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हैं, अपनी नेवी को बढ़ा रहे हैं। एंड टुडे द थिंग इज दैट चाइनीज नेवी इज द मोस्ट पावरफुल, आई विल नॉट यूज द वर्ड बट बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। लेकिन अगर हम इनके पास बात करते हैं कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यूएसए के पास 11 या 12 हैं। और उसके बाद इनकी जो रणनीति के अलावा इनके पास जो वेरिएशन है, इनके जो अटैक सिस्टम में, आप इनके एयरक्राफ्ट ले लीजिए, आप इनके मिसाइल्स ले लीजिए, आप इनका साइबर वॉरफेयर ले लीजिए, आप इनका जो थिंक टैंक उनको ले लीजिए, इनकी जो स्ट्रेटेजी है, चाइना स्टैंड्स नोवेयर। वी आर ओवर रेटिंग चाइना। इस समय अमेरिका थोड़ा फंसा हुआ है वेस्ट एशिया वॉर। हाँ, ये बात सही है। तो प्रोबेबली जी जिनपिंग बस थॉट की चलिए जी इसको थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, प्लस गिव ए गुड मैसेज टू देयर ओन कंट्रीमैन। लेकिन अगर आप देखेंगे जब ये टेंपल ऑफ हेवन में गए थे, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मैं देख रहा था, दैट वाज नॉट येलिंग वेरी वेल। सो दैट मीन नथिंग हैज बीन रीच्ड एज फॉर ताइवान इज कंसर्न, नथिंग हैज हैपन एज पर देयर ट्रेड इज कंसर्न। वो बातें चलती रहेंगी, और इसमें कोई ज्यादा ये जो ईरान के ऊपर उनकी जो इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेसिटी है चाइना की, देयर वी आल्सो कांट रीड टू मच। एंड इन माय अप्रिसिएशन आफ्टर सम टाइम, ट्रंप ने देखिए एक और चीज अचीव की है। ही विल टुमारो टेल द वर्ल्ड कि आई वेंट टू चाइना टू रिजॉल्व दिस इशू बिकॉज चाइना हैज इन्फ्लुएंस ओवर ईरान। अभी मेरे हिसाब से देयर विल बी अ मैसिव एयर स्ट्राइक if Iran doesn't come to the negotiation table and accept certain conditions of USA. There's going to be massive air strike on Iran to begin with, और उसके बाद इनके जो आप देखेंगे कि इनके जो ब्रिजेस हैं, इनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो वाटर प्लांट्स हैं और रेलवे ट्रैक्स हैं, ये सब के सब तबाह कर दिए जाएंगे। और इस समय ईरान को तकरीबन $500 मिलियन का डेली नुकसान हो रहा है, बिकॉज गल्फ ऑफ ओमान के अंदर इन्होंने नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है। तो अभी आप देखिए कि जमीनी हकीकत क्या है। बाकी we can give our own assessment because we are not aware of the so many inputs which are there. So let's hope for the best. ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब होप फॉर द बेस्ट में तो यही है कि किसी तरह होर्मुज खुल जाए, या तो ट्रंप कन्विंस कर पाए हो कि भाई होर्मुज खुल जाना चाहिए। अभी तो ताइवान का मसला जब आएगा तब देखेंगे पंकज भाई। क्यों पंकज जी, पहले तो दिक्कत यह है कि किसी तरह से होर्मुज खुलवाया जाए। ब्रह्मदीप अलूणे जी, क्या ये मुमकिन है कि इस
दौरे का इम्पैक्ट हम ईरान के वॉर पर देखेंगे? और जैसे कि खबरें भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर चीन की मदद मांगी है। देखिए विवेक जी, एक बात समझने की जरूरत है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन करना चाहता है। अमेरिका ने कहा कि हम आपको यूरेनियम संवर्धन नहीं करने देंगे, और अब चीन से भी बयान आया है कि चीन भी इस बात पर एग्री है कि चीन ने परमाणु बम नहीं ईरान ने को परमाणु बम नहीं बनाना है। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप की यात्रा, यदि आप ईरान को लेकर लें तो ट्रंप की यात्रा बहुत जबरदस्त सफल हुई है। और वहीं पर यदि पुतिन इस बात पर सहमत है, यदि शी जिनपिंग इस बात पर सहमत है और वो भी ट्रंप के साथ सहमत है, तो फिर ईरान पर दबाव बढ़ना लाजमी है। और यदि ईरान पर दबाव बढ़ता है और ईरान फिर भी यूरेनियम संवर्धन पर अड़ा रहता है, तो न तो कूटनीतिक फायदा उसको ईरान चीन से मिलने वाला है, न कूटनीतिक फायदा उसको ईरान रूस से मिलने वाला है। अब ईरान पर दबाव बढ़ेगा और बहुत जल्दी उसको हार्मुज खोलने पर राजी होना भी पड़ेगा और हार्मुज खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि ईरान इस बात को नहीं भूल सकता कि उससे सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले जो देश है, वो चाहे आप चाइना ले लें, भारत ले लें या आसपास के विकासशील देशों को ले लें, यदि इन देशों की अर्थव्यवस्था ऐसे ही प्रभावित होती रही, तो उस कूटनीतिक लाभ जो फिलहाल जो वहां की जो जनता है जो सहायता करती है, जैसे भारत से बहुत चंदा गया है ईरान को, तो वहां के लोग भी नाराज हो जाएंगे। यदि ईरान से दुनिया के देशों के लोग नाराज होने लग गए, तो फिर ईरान फिर अकेला पड़ जाएगा। तो ईरान को आने वाले समय में बहुत जल्दी हार्मुज को खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इसकी संभावना, क्या चाइना ये कह सकता है ईरान को कि आप हार्मुज खोल दीजिए, बहुत नुकसान हो रहा है? अमेरिका से बात होगी, अमेरिका भी नेवल ब्लॉकेड हटाने के लिए तैयार है। विवेक जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि अब चाइना बोलेगा, क्योंकि जब ट्रंप यहां से लौटेंगे तो निश्चित तौर पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच, देखिए इस दौर में जो सबसे बड़ी बात है, जब आप माओ के दौर में जाते हैं तो वहां युद्ध महत्वपूर्ण हुआ करते थे, वहां रणनीतियां महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन शी जिनपिंग के दौर में चीन के लिए आर्थिक महाशक्ति बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चीन आर्थिक महाशक्ति तभी बन पाएगा जबकि हार्मुज जैसी यदि जहाज रुकते रहे तो इनकी अर्थव्यवस्था धाराशायी हो जाएगी। और इनकी अर्थव्यवस्था गई मतलब इनका वन बेल्ट वन परियोजना से दुनिया में फैलने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा हार्मुज के बंद होने से जो नुकसान है वो तो चीन को है। चीन बिल्कुल दबाव डालेगा आने वाले समय में ईरान पर, और भारत जैसे देशों का दबाव भी बढ़ने वाला है। हार्मुज बहुत जल्दी खुलने वाला है, और अब मुझे लगता है जो पुतिन की यात्रा होने वाली है उसके बाद ये सुनिश्चित भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा मैं विवेक जी, कि अभी तक अमेरिका ने हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि ट्रंप की चीन यात्रा होने वाली थी। अब चीन से जो संदेश गया है कि परमाणु बम नहीं बनाना ईरान को, अब ईरान उस पर अड़ा रहता है, तो आने वाले समय में ईरान की तमाम दिलेरियों के बीच ईरान की बर्बादी तय है। और एक बात और, दुनिया भर में ईरान की जो जवाब दे रहा है उसकी तारीफें की जा रही है। तो मुझे लगता है आप अपने विध्वंस पर बैठकर अट्ठास नहीं लगा सकते। आपके धर्मगुरु मारे गए, आपके सैन्य कमांडर मारे जा रहे हैं, आपके अस्पताल नष्ट हो रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज धराशायी हो रही है, और अब आप अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं। आप देखिएगा पिछले दिनों कुछ विजुअल्स में देख रहा था जिसमें दिखाई दे रहा था कि ईरान में जो लाशें गिर रही है उन लाशों को लूटने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ईरान में भी इंटरनेट बंद है। इस कारण से वहां पर जो आंतरिक विद्रोह है वो तो सामने आ ही नहीं पा रहा है। तो ईरान अब ज्यादा समय तक अपने आप को संभाल नहीं रख सकता, और मुझे लगता है विवेक जी बहुत जल्दी हार्मुज खुलने वाला है। जी, मैं मेजर विराट का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। क्या आप भी इस बात को लेकर पॉजिटिव हैं? देखिए, इच्छा तो यही है कि हॉर्मुज खुले, और हमारे देखिए मैं राष्ट्रीय हित की बात करूंगा। हमारे राष्ट्रीय हित इससे जुड़े हैं कि हमारे तेल के दाम ना बढ़े, हमारे गैस के दाम ना बढ़े, और जल्द से जल्द हॉर्मुज खुले। पर देखिए एक चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो आंकड़ों से नहीं चलती। अगर आंकड़ों से चलती तो अमेरिका ने कब का इसको ईरान को ध्वस्त कर दिया होता और सब कुछ वहां से जीत लिया होता। 77 दिन हो गए, अभी तक हॉर्मुज आप देखिए नहीं खुला है। तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ईरान का वो भी कहीं ना कहीं काम किया है। अगर इतना आसान होता तो 77 दिन ये लड़ाई नहीं चलती, किसी भी हाल में नहीं चलती। मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द सुलझ जाए मामला, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जितना दिखती है हमें, कि इधर से बमबारी होगी और उधर वो खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो ये हो चुका होता, और वो भी ऐसे आदमी के द्वारा, ट्रंप जैसा आदमी जो इतना मर्क्यूरियल है, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो ये कहना कि चीन जो है वो ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि आंकड़े इसके खिलाफ दिखाते हैं, ये मैं नहीं मानता। कोई पर्सनल ग्लोरी नाम की चीज भी होती है, और जो शी जिनपिंग है उनकी अपनी पर्सनल ग्लोरी, पर्सनल मतलब साउथ चाइना सी से लेकर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
और वर्नरेबल भी है, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।